हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। हिंदी अनिवार्य कक्षा 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम है 24 मार्च को, उसका रैपिड रिवीजन क्लासें हैं हम लेकर के आए हैं। इन क्लासों के माध्यम से आपको है इस परीक्षा के अंदर बेहद महत्वपूर्ण है और फ़ायदा होगा, क्योंकि पिछला जो पेपर हुए हैं उनका एनालिसिस करके हमने देखा कि हर 10 सवाल में से 9 सवाल है शेखावाटी मिशन से आ रहे हैं। तो आपको अब इन दिनों के अंदर सब कुछ छोड़ते हुए शेखावाटी मिशन का रिवीजन करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से हूबहू सवाल आते हैं। ये एक प्रकार से बोर्ड के द्वारा बनाई गई बुकलेट है, तो आपको इस बुकलेट को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि बोर्ड का पेपर कहीं ना कहीं यहीं से ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन शुरू करते हैं भक्तिन पाठ से। महादेवी वर्मा का पाठ है, लेखक भी ध्यान रखना है, यहाँ पर लेखक भी पूछा जा सकता है। एक बार इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम आज 4 पाठों का रिवीजन इस वीडियो के अंदर करेंगे। पहला हमारा प्रश्न है कि भक्तिन पाठ है। भक्तिन पाठ क्या है? तो भक्तिन एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ठीक है ना, भक्तिन पाठ कैसा है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। ठीक है, नेक्स्ट आगे प्रश्न है, सेवक धर्म से भक्तिन किसके स्पर्धा करने वाली थी? तो यहाँ पर सेवक धर्म में भक्तिन है, वो किससे स्पर्धा करने वाली थी? तो इसका सटीक आंसर है हनुमान से स्पर्धा करने वाली थी। छोटे सिक्के की जो टकसाल है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है भक्तिन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भक्तिन को कहा जाता है। भक्तिन संस्मरणात्मक जो महादेवी वर्मा की किस कृति में संकलित है? तो ये स्मृति की रेखाएं, इसमें ये संकलित है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं लघुतरात्मक प्रश्नों की। यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। भक्तिन नामक संस्मरण में नाम का विरोधाभास लेकर जीने से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका सटीक आंसर है नाम के अर्थ के अनुरूप जीवन में परिस्थितियों का नहीं बन पाना ही, या नाम के विपरीत परिस्थितियों का होना ही नाम का विरोधाभास लेकर जीना कहलाता है। उदाहरण के लिए भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, लेकिन नाम के अनुरूप सुख, समृद्धि और संपन्नता उसके जीवन में नहीं थी। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के घर किन किन पालतू प्राणियों का उल्लेख हुआ है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हिरण, कुत्ता और बिल्ली का क्या हुआ है? पालतू प्राणियों का यहाँ पर उल्लेख हुआ है। सोना, बसंत और गोदुली, इसको आपको ध्यान रखना, हिरनी, कुत्ता और बिल्ली। ठीक है ना, तो ये 3 आप नाम को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे तीसरा प्रश्न है, भक्तिन नामक संस्मरण में खोटे सिक्के की टकसाल किसे और क्यों कहा गया है? प्रस्तुत पाठ में खोटे सिक्कों की टकसाल लक्ष्मी भक्तिन को कहा गया है, क्योंकि उसके पितृसत्तात्मक मान्यताओं वाले समाज में लगातार 3 पुत्रियों का जन्म हुआ है। ठीक है ना, तो इसलिए उसे खोटे सिक्कों की टकसाल कहा गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट है, भक्तिन ने महादेवी वर्मा को अधिक देहाती बना दिया किंतु स्वयं शहर की हवा से दूर रही। इस वाक्य में सत्यता को सिद्ध कीजिएगा। भक्तिन के स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वह दूसरों को अपने अनुकूल बना लेना चाहती थी, स्वयं अपने सिद्धांतों से रति भर नहीं हटती थी। इसी के परिणाम स्वरूप भक्तिन ने महादेवी को मक्के के बासी दलिया को जो आपके मट्ठे के साथ खाना, बाजरे में तिल मिलाकर बने पुए खाना, ज्वार की खिचड़ी, महुए की लापसी खाने के साथ ही देहाती भाषा सिखा दी, परंतु खुद ने रसगुल्ले को अपने मुँह तक ही नहीं जाने दिया। तो ये इसका सार है, और ये सबसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो भक्तिन है वो महादेवी वर्मा को अधिक देहाती बना देती है, अधिक गांव में रहने वाली जो महिलाएं होती है उसकी तरह बना देती, किंतु जो स्वयं है शहर की हवा से बिल्कुल दूर रहती है। नेक्स्ट यहाँ पर दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पर भक्तिन नामक संस्मरण में शास्त्र के प्रश्न को अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेने का कौन सा उदाहरण लेखिका ने दिया? शास्त्र के प्रश्न को भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी।
उदाहरण के लिए लेखिका को स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः उन्होंने भक्तिन को रोका और उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। लेखिका ने पूछा, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुंडाई सिद्ध। कौन से शास्त्र का ये रहस्यमय सूत्र है, ये जान लेना लेखिका के लिए संभव नहीं था। अतः लेखिका को हार कर चुप रहना पड़ता और भक्तिन को चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार एक दरिद्र नापित यानी नाई के गंगा जल से धुले उस तरह द्वारा संपन्न होता रहा। ठीक है, तो ये कोई इतना खास महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लेना ताकि कोई आए तो स्मृति के अंदर रहें। भक्तिन की विधवा बेटी का जबरन विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार और स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का जीता जागता प्रमाण है, स्पष्ट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सटीक आंसर है, भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती की थी और उसे जबरन अपने साथ कोठरी में बंद कर दिया था। तब गांव की पंचायत में लड़की की इच्छा के विरुद्ध तीतरबाज युवक साथ बांध दिया गया और पति पत्नी की तरह रहने का निर्णय सुनाया गया। इस घटना को स्त्री सम्मान और अधिकार कुचलने वाली मानकर कहा जा सकता है कि स्त्रियों के साथ ऐसे व्यवहार सदियों से होते आ रहे हैं। समय के साथ स्त्री जाति का शोषण नहीं रुका, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। आज भी गांवों में पंचायत द्वारा ऐसे फैसले सुनाए जाते हैं। भक्तिन की बेटी के साथ घटित घटना इसी परंपरा का जीता जागता उदाहरण है या प्रमाण है। ठीक है, अब अपना दूसरा चैप्टर आ चुका है, बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार का है। किनका है? लेखक भी ध्यान रखना, 1 नंबर का यहाँ पर आ सकता है। तो बाजार दर्शन पाठ का लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार है। ठीक है ना, तो पहला ही प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सटीक आंसर है जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, लेखक ने बाजरा की असली कृतार्थकता बताई है, वो क्या है? वो है आवश्यकता के समय काम आना। ठीक है ना, आवश्यकता के समय बाजरा क्या आता है? काम आता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, अगला प्रश्न है, बाजरा का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र का लेखक ने क्या नाम बताया था? उस अर्थशास्त्र का नाम था अनीति शास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट है, बाजार दर्शन पाठ गद्य लेखन की कौन सी विधा में रचित है? तो इसका सटीक आंसर है, ये क्या? निबंध है। बाजार दर्शन जो पाठ है वो गद्य लेखन की कौन सी विधा है? निबंध है। ठीक है ना, ध्यान रखना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये प्रश्न आ सकता है। निबंध है, कहानी है, जीवनी है, क्या? तो निबंध है। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने हाथ गर्भ में बिलकता ही छोड़ देता है। ये शब्द किसके लिए कहे गए? तो ये शब्द चूरन वाले भगत के लिए कहा गए हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर लघुतरात्मक प्रश्नों की बात करें, मन बंद होने से क्या आशय है? मन बंद होने का आशय शून्य होना। क्या होना? शून्य होना, अर्थात अपनी आवश्यकताओं का निरोध करना ही मन को बंद करना कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, बाजार दर्शन निबंध में आवश्यक खरीदारी करवाने में भूमिका निभाने वाले किन कारकों का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर स्त्रीत्व का प्रश्न आ सकता है, परचेजिंग पावर, इसके अलावा बाजार सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कौन है? बाजार है। तो स्त्रीत्व का प्रश्न आ गया, परचेजिंग पावर और बाजार सबसे अधिक प्रभाव कौन डालता है? जो खरीदारी के अंदर वो डालता है, बाजार डालता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा है, बाजार दर्शन निबंध के अनुसार कौन कौन से अवगुण मनुष्य को हमेशा के लिए बेकार बना डालते हैं? तो उसमें है असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या। ध्यान रहेगा कि बाजार दर्शन निबंध के अनुसार कौन कौन से ऐसे अवगुण हैं जो मनुष्य को हमेशा के लिए बेकार बना डालते हैं? तो उसमें असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, बाजार दर्शन निबंध के में आधार बाजार के जादू को स्पष्ट करते हुए उससे बचने के उपाय बताएं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इस पर स्टार लगा लीजिए। 100% पेपर के अंदर ये प्रश्न छपेगा, कई बार पेपरों के अंदर आ चुका है, इस बार भी 101% ये प्रश्न छपेगा। ठीक है, बाजार का जादू चढ़ने से व्यक्ति बाजार की आकर्षक वस्तुओं में वश में हो जाता है, गैर जरूरी चीज़ें खरीदने लग जाता है। जादू उतरने पर पता चलता है कि वह वस्तुएं उसके आराम में खलल डालती है और इससे बचने का उपाय लेखक ने बताया, मन खाली नहीं होना चाहिए। अर्थात बाजार जाते समय
निश्चित वस्तुएं खरीदने का लक्ष्य भी होना चाहिए। ठीक है ना। बाजार दर्शन इसका है कि बाजार में हम जाते हैं लेने, तो जैसे एक पेन लेने जाते हैं अपन, सोचिएगा अपने का टारगेट था एक पेन लेने, लेकिन जब हम बाजार में गए तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी थी। हमारा टारगेट पेन लेना था, लेकिन हमने जो चीज़ें आवश्यक नहीं थी वह ही खरीद ली। तो वह किसको देखकर खरीद ली? बाजार दर्शन को देखकर, बाजार की जो सजावटी वस्तुएं हैं उनको देखकर अनावश्यक चीज़ें खरीद ली थी। इसलिए लेखक कहते हैं कि बाजार जाते समय निश्चित वस्तुएं खरीदने का क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए। अगर बगैर लक्ष्य को जाते हो तो वह अनावश्यक वस्तुएं भी आप खरीद लोगे जो आपके लिए खरीदना आवश्यक नहीं है। तो ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। आगे प्रश्न है हमारा, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य का क्या प्रभाव पड़ता है? तो बाजार का जादू चढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है और उतरने पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे पॉइंट बना के आपको लिखना है। जब मनुष्य खाली मन से बाजार जाता है तो अनेक चीज़ों का आमंत्रण उनके मन तक पहुंच जाता है। ऐसे में उसके मन में चाहे जगती है और सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला लगता है। उसे लगता है कि उसके पास इन सारी वस्तुओं का अभाव है एवं आराम में वृद्धि करने योग्य हो जाएगी। ऐसी स्थिति में मनुष्य बिना सोचे समझे अधिक धन अपव्यय करने लगता है। ठीक है। अब बाजार के जादू उतरने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उस पर चर्चा करें। तो बाजार का जादू उतरने पर मनुष्य को वास्तविकता का अनुभव होता है और उसे लगने लगता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद न देकर खलल या परेशानी ही करती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य केवल पछतावा ही करता है। ठीक है ना। ज़्यादा फैंसी चीज़ें क्या करती हैं? मनुष्य को परेशानी उत्पन्न करती है, इसलिए सादा सिंपल रहे उतना ही अच्छा है। बाजार दर्शन निबंध जो प्रतिपाद्य है वो स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर इसका सार क्या है वो बताना है। ठीक है। जैनेंद्र कुमार 1905 से 1990 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। विरचित बाजार दर्शन निबंध का मुख्य उद्देश्य ये बताना है कि यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका सच्चा लाभ उठा सकते हैं, और ऐसे में अगर हम अपनी ज़रूरतों को तय कर बाजार जाने की बजाय उस चमक दमक में फंस गए तो बाजार का स्वरूप हमें असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर सदा के लिए बेकार बना डाल सकता है। वर्तमान समय में जो समय की स्थिति है, स्थिति वाले बाज़ारों में हम सही उपयोग कैसे करें, बाज़ार से सच्चा लाभ कैसे लें और बाज़ार को सच्चा लाभ या सार्थकता कैसे प्रदान करें, यही बताना इस निबंध का मुख्य उद्देश्य था। तो सार में आप पूछे तो ये 2 लाइन याद रख लेना कि वर्तमान समय में जो समय की स्थिति वाले बाज़ारों को हम सही उपयोग कैसे करें, बाज़ार से सच्चा लाभ कैसे लें और बाज़ार को सच्चा लाभ और सार्थकता कैसे प्रदान करें, यही बताना इस निबंध का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, अगला प्रश्न है बाजार दर्शन पाठ के आधार पर भगत के चरित्र की 2 प्रमुख विशेषताओं का बताना है। भगत जी के चरित्र की विशेषताएं क्या है? संतोषी और निर्लोभी था। और पहले आपको मैं महत्वपूर्ण टॉपिक बताता हूँ यहाँ पर। पहले याद रखना है संतोषी और निर्लोभी। दूसरा पॉइंट याद रखना है तृष्णा और संग्रह से मुक्त। ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट है अपनी आवश्यकता को ठीक ठीक समझने वाले। पहले ये 3 पॉइंट याद करो, उसके बाद में आगे लिखो संतोषी और निर्लोभी कैसे थे। तो भगत जी को पैसे का लोभ नहीं था। 6 आने की कमाई करने के बाद भगत जी जो है शेष चूर्ण को बच्चों से मुफ्त वितरित कर देते थे और वह 25वां पैसा भी है वो स्वीकार नहीं करते। वह व्यापार को शोषण का जरिया नहीं मानते हैं और अपनी ज़रूरत का पैसा कमाकर संतुष्ट रहते हैं। तृष्णा और संग्रह से मुक्त भगत जी जब भी बाजार जाते हैं तो पूर्ण चेतना अवस्था में जाते हैं। बाजार से काला नमक जीरा खरीदने के बाद उनके लिए बाजार महत्वहीन हो जाता है। भगत जी बाजार से अनावश्यक वस्तुएं नहीं खरीदते हैं। कहने का मतलब है अपन बाजार एक पेन खरीदने जाते हैं
या एक जो बुकलेट नोटबुक खरीदने जाते हैं, जैसे ही अपने नोटबुक खरीद लिए तो फिर वो बाजार का दर्शन अपने लिए महत्वहीन हो जाता है, क्योंकि अपना जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, वो पूरा हो चुका है। और तीसरा पॉइंट याद रखना है, अपनी आवश्यकता को ठीक ठीक समझने वाले थे। तो ये 3 विशेषताएं आपको याद हो गई होगी। अब अगला अध्याय है काले मेघा पानी दे, धर्मवीर भारती का पाठ है। बहुत ही शानदार पाठ है, इसकी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। काले मेघा पानी दे संस्मरण के रचयिता कौन है? तो रचयिता है धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की टोली से चिढ़ने वाले लोग उन्हें क्या कहते थे? उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। क्या कहते थे? मेंढक मंडली कहते थे। लेखक पर बचपन में किसके संस्कार थे? तो जो लेखक के बचपन में किसके संस्कार थे? तो लेखक पर बचपन पर जो आर्य समाजी जो संस्कार थे वो उनमें ज़्यादा दृष्टिगत होते थे। नेक्स्ट है, जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? ये कथन किसका है? ये कथन है जीजी का है। किसका कथन है? जीजी का है। भारतीय अंग्रेजों से किस मान्यता के कारण पिछड़ गए? जो भारतीय है अंग्रेजों को कौन सी ऐसी मान्यता थी जिसके कारण वे पिछड़ गए थे? तो सबसे गंदी मान्यता थी, उसका नाम है अंधविश्वास। ठीक है, उसके कारण भारतीय अंग्रेजों से पिछड़ गए थे। अब लघुतरात्मक प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, काले मेधा पानी दे नामक अध्याय में लेखन ने भारतीयों के अंग्रेजों से पिछड़ने और गुलाम बनने के कारण किसे बताया है? तो इसका सटीक आंसर है, देश में प्रचलित अंधविश्वास, झूठ, आडंबर हो गया, पाखंड के कारण ही भारतीय लोग अंग्रेजों के गुलाम बने थे। तो 3 ही बातें याद रखनी, गुलाम बनने के कारण थे अंधविश्वास, झूठे आडंबर और पाखंड। ठीक है। नेक्स्ट है, अगले प्रश्न की अपन बात करें तो यहाँ पर है, काले मेघा पानी दे संस्मरण में किस द्वंद्व का सुंदर चित्रण हुआ है? तो प्रस्तुत अध्याय में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का है बहुत ही शानदार चित्रण हुआ है। लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण हुआ है। द्वंद्व का मतलब होता है 2 विचारधाराओं के बीच का जो शानदार चित्रण इसके अंदर होता है। आगे है, विज्ञान का सत्य बड़ा है और सहज प्रेम का रस काले मेधा पानी दे पाठ के आधार पर लिखी। आज विज्ञान का युग है और वैज्ञानिक विकास को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान का सत्य बड़ा है। जीजी ने लेखक को सहज प्रेम भाव से इंद्र सेना पर पानी फेंकना उचित आचरण बताया। लेखक ने चाहता हुआ भी उसके अनुसार कार्य करने लगा और इसका कारण जीजी का सहज प्रेम ही था। ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है, यह भी सच है कि यथा प्रजा तथा राजा, इस कथन का हास्य स्पष्ट कीजिए। इस कहावत में जीजी का मानना है कि राजा भी प्रजा के अनुकूल आचरण करता है, अतः जीजी का मानना है कि मनुष्य को अपना आचरण त्यागपूर्ण बनाना चाहिए। ठीक है। तो जिस पर भी मैं स्टार लगा देता हूँ उन प्रश्नों को आपको 101% याद करके जाना है। बाकी आप एक बार देख लीजिए ताकि स्मृति में कोई प्रश्न आएगा तो अपन को याद रह जाएगा। काले मेधा पानी दे संस्मरण जो पाठ है उसका मूल उद्देश्य क्या है, प्रतिपाद्य क्या है, वो आपको स्पष्ट करना है। तो धर्मवीर भारती की बात करें, 1926 ईस्वी से 1997 ईस्वी विरचित काले मेघा पानी दे नामक संस्करण में लोक प्रचलित आस्था और विश्वास तथा विज्ञान के मध्य द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है। लेखक ने बताया कि विज्ञान का सत्य भी बड़ा है और सहज प्रेम का रस भी अपनी जगह बड़ा ही है। विज्ञान के जो सिद्धांतों पर आधारित है, जबकि विश्वास लोगों की भावनाओं पर है। और इसके साथ ही आज के इस वैज्ञानिक युग में इन दोनों का ही होना आदर्श जीवन जीने के लिए आवश्यक है। इसी के साथ ही लेखक ने दान और त्याग के महत्व को भी क्या किया है, स्पष्ट किया है, करते हुए अपने कर्तव्य पालन की बात भी कही है। और लेखक ने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की स्थिति की ओर भी क्या है, संकेत किया है। तो यहाँ पर आपको काले मेघा पानी दे के अंदर उद्देश्यों के अंदर मैं आपको कीवर्ड बताता हूँ, वो याद रख लेना आप। ठीक है। एक तो याद रखना है कि विज्ञान और यहाँ पर जो लोक प्रचलित आस्था और विश्वास तथा विज्ञान के मध्य दो द्वंद्व का सुंदर चित्रण हुआ है।
ठीक है ना। और इसी के साथ यहाँ पर है लेखक ने दान और त्याग के महत्व को भी इसमें स्पष्ट किया है। और यथार्थ आदर्श जीवन जीने के लिए यहाँ पर लेखक ने इससे काले मैदा पानी दे संस्मरण में बात पर जोर दिया है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम क्यों दिया और यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों पुकारती थी? काले मैदा पानी दे संस्मरण के आधार पर स्पष्ट करिएगा। मेंढक मंडली, जो लोग उन लड़कों की नग्न स्वरूप शरीर, उसकी उछल कूद और उनके शोर शराबे तथा उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कादों से चिढ़ते थे, वह उन्हें मेंढक मंडली कहा करते थे। इंद्र सेना की बात करें तो यहाँ पर बच्चों की ये टोली स्वयं को इंद्र सेना कहकर पुकारती थी, क्योंकि वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और ऐसे में यह टोली लोगों के लिए इंद्र भगवान से पानी मांगती फिरती थी। और आस्था और विश्वास को मानने वाले लोग इन्हें इंद्र सेना मानकर घर का सारा पानी इन पर उड़ेलते देते थे। तो ये मेंढक मंडली और इंद्र सेना के पीछे तथ्य है, आपको याद रखना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर पहलवान की ढोलक, ये अपना अंतिम चैप्टर रहेगा, इसको हम शानदार तरीके से समझते हैं, फिर अगला सेशन हम जल्दी ही लेकर के आए। हमारा पहला प्रश्न है, शेर के बच्चे का वास्तविक नाम क्या था? तो शेर के बच्चे का वास्तविक नाम था चांद सिंह। क्या नाम था? चांद सिंह था। पहलवान की ढोलक पाठ के लेकर पूछे ना, तो याद रखना जो फणीश्वर नाथ रेणु है इस पाठ के लेखक हैं, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था? तो चांद सिंह के गुरु का नाम था बादल सिंह। तो चांद सिंह बादल सिंह याद रह जाएगा आपको, ठीक है। आगे अगला प्रश्न है, पहलवान की ढोलक अध्याय जो गद्य की किस विधा है? तो ये गद्य की कहानी विधा है। पहलवान की ढोलक क्या है? कहानी है। याद रखना, परीक्षा के अंदर प्रश्न ये पूछा जा सकता है। चांद सिंह किस राज्य का प्रसिद्ध पहलवान था? तो चांद सिंह है वो पंजाब के प्रसिद्ध पहलवान था। मेला आंचल का प्रकाशन कब होता है? मेला आंचल का प्रकाशन है 1954 के अंदर होता है, ठीक है ना। 1954 के अंदर इसका है प्रकाशन होता है। आगे अपना प्रश्न है, लघुतरात्मक प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पर उसने क्षत्रिय का काम किया, ये शब्द किसने, किसको, कब और क्यों कहे थे? ये शब्द राजा श्यामानंद ने पहलवान लूटन सिंह के लिए अपने मैनेजर तथा राज पंडितों को उस समय कहे थे जब उन्होंने राजा साहब के द्वारा लूटन को लूटन सिंह कहने पर आपत्ति की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, पहलवान काला खां के संबंध में कौन सी बात मशहूर थी? काला खां के संबंध में ये बात मशहूर थी कि वह यूं ही आली कहकर अपने प्रतिद्वंद्वी पर टूटता है तो प्रतिद्वंद्वी पहलवान को लकवा मार जाता है। लूटन सिंह के सिर पर कसरत की धुन और पहलवानी का भूत क्यों सवार हुआ था? लूटन सिंह 9 वर्ष का था और तब गांव के लोग उसकी विधवा सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे, अतः उन लोगों से बदला लेने के लिए नियत से ही उस प्रकार कसरत की धुन सवार थी। उस प्रकार जो कसरत की धुन उसके अंदर सवार थी। नेक्स्ट है, निम्नात्मक प्रश्नों के अंदर यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। पहलवान की ढोलक नामक यहाँ पर कहानी में लूटन सिंह एक ऐसा पात्र है जो आरंभ से मृत्यु पर्यंत जिजीविषा का अद्भुत दस्तावेज है, कैसे समझाइए? और अथवा के अंदर यहाँ पर प्रश्न आ सकता है, पहलवान की ढोलक नामक कहानी के निहित संदेश लिखिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से यहीं से ही सवाल आएंगे। आप सोचते हो पूरी संजीव को पढ़ लूँ, पूरी किताब को पढ़ लो, इन दिनों के अंदर आप इनका रिवीजन कर लो, जो आपने कुछ किया है उनका सार यही है, ठीक है ना। तो मेरा तो यही मानना है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फणीश्वर नाथ जो रेणु हैं द्वारा रचित पहलवान की ढोलक कहानी हमें ये संदेश देती है कि अदम्य साहस और जिजीविषा वाला व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता है, वह स्वयं भी जीता है और दूसरे लोगों के अंदर भी जीवन जीने की शक्ति का संचार करता है। साथ ही ये कहानी हमें लोक कला और लोक कलाकारों के संरक्षण का भी संदेश देती है। तो ये इसका सार है, आपको याद रखना है।
एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूं ताकि ये प्रश्न आने की प्रबल संभावना है यहाँ से। तो एक बार वापस से आप सुनिएगा इस प्रश्न को। आपको लिखना है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पहलवान की ढोलक कहानी हमें यह संदेश देती है कि अदम्य साहस और जिजीविषा वाला व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता है और वह स्वयं भी जीता है और दूसरे लोगों को अंदर भी जीवन जीने की शक्ति का संचार करता है। साथ ही ये कहानी हमें लोक कला और लोक कलाकारों के संरक्षण का भी संदेश देती है। पहलवान की ढोलक नामक कहानी में भारत पर इंडिया के साथ जाने की समस्या अभिव्यक्त हुई कैसे, इस पर भी अपन को थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो पहलवान की ढोलक नामक कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार केवल व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह बदल जाने का प्रतीक है। सभ्यता के नाम पर पुरानी व्यवस्थाएं, पुरानी कलाएं और कलाकार अप्रासंगिक होते जा रहे थे तथा आधुनिक व्यवस्था के नाम पर नई व्यवस्थाएं आरोपित की जा रही थी। उदाहरण के लिए नए राजकुमार के आते ही व्यवस्था परिवर्तन होना और पुरानी कला और कलाकार को हटकर दंगल का स्थान घोड़ों की रेस का देना अपने आप में भारत पर इंडिया के साथ जाने की समस्या भी रही है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने इस सेशन के अंदर 4 जो चैप्टर थे उनकी जो शेखावाटी मिशन से संबंधित थे संपूर्ण अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने सभी मित्रों तक शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वहाँ से आपको है ये आपके एग्ज़ाम तक वीडियो है मिलते रहेंगे। अगले सेशन के अंदर हम और 4 चैप्टरों को विस्तृत से हल करेंगे। इस प्रकार से पूरा जो सिलेबस है एक बार वापस से रिवीजन कर लेंगे। तो लगातार मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और हमेशा मोटिवेट रहिएगा, डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि आपको हर चीज़ ये भी प्रश्न आ रहा है, जी आ रहा है, इसको मैं कर लूँगा, जी कर लूँगा। हमेशा यस की तादाद में रहना ताकि आप उन लोगों से बहुत आगे जाओगे जो लोग डीमोटिवेट होकर के प्रश्न आते हुए भी गलत कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अच्छे से तैयारी करते रहेगा। निश्चित रूप से जो आपने लक्ष्य तय किया है उससे 5% अधिक ही बनेंगे, कम नहीं बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।